Dear students of BCom Part 3rd, today my lecture will be on credit and blocked credits under Section 17 Input Tax. जमा एवं अवरोध जमाओं का विभाजन धारा 17 के अंतर्गत। विद्यार्थियों, इस विषय में पहले भी 2 लेक्चर हुए हैं और नियम 37 के अंतर्गत कल हमने प्रतिफल का भुगतान नहीं करने पर इनपुट कर जमा की वापसी के बारे में नियम और उपनियम आपको बताए। धारा 17 इनपुट कर जीएसटी के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों का प्रयोग किसी व्यवसाय के उद्देश्य के लिए तथा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो जमा राशि इनपुट कर के उस भाग तक सीमित रहेगी जितना उसके व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जिसको हमको क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, जमा एंड अवरोध जमाओं का विभाजन धारा 17 के अंतर्गत को समझना अति आवश्यक है। दूसरा, यदि एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों का उपयोग शून्य दर की पूर्तियों को सम्मिलित करते हुए इस अधिनियम के तहत अथवा एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्तियों को करके एवं उन्हीं अधिनियमों के तहत कर मुक्ति आपूर्तियों को करने में उपयोग किया जाता है, तो जमा की राशि इनपुट कर के उस भाग तक सीमित होगी जो शुद्ध दर वाली आपूर्तियों को सम्मिलित करते हुए कर योग्य आपूर्तियों के लिए उपयोग की गई हो। विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर हमको समझने की अति आवश्यकता है वो है उपधारा 2 धारा 17 की जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इस धारा 2 एक्ट के अंतर्गत मुक्त आपूर्तियों का मूल्य वो राशि होगी जो निर्धारित की जाए तथा इसमें वे आपूर्तियां भी शामिल होती हैं जिस पर प्राप्तकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर देने के लिए दायी है। प्रतिभूतियों के व्यवहार, भूमि की बिक्री एवं अनुसूचित सेकंड के पैराग्राफ 5 में वाक्य बी के अधीन भवन की बिक्री भी इसमें सम्मिलित है। इसका अगर हम स्पष्टीकरण की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो इस उपधारा के उपदेशों के लिए कर मुक्ति आपूर्ति की मूल्य में अनुसूची 3 में निर्देशित गतिविधियों एवं सौदों, इन अनुसूची के अनुच्छेद 5 में निर्देशित गतिविधियों एवं सौदों को छोड़कर मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बहुत ही अति आवश्यक है इसको समझना, इस स्पष्टीकरण को। एक बार फिर इस स्पष्टीकरण को मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जो उपधाराएं हैं उन उपधाराओं के
उद्देश्यों के लिए कर मुक्ति आपूर्ति के मूल्य में अनुसूची 3 में निर्देशित गतिविधियों एवं सौदों के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसके लिए अनुसूची 3 की जितने भी क्लासेस है उसको समझना अत्यावश्यक है। चौथा जो पॉइंट है वो एक बैंकिंग कंपनी अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सम्मिलित करते हुए एक वित्तीय संस्थान जो जमाई स्वीकार करके अथवा ऋण और अग्रिम प्रदान करके संबंधी सेवाओं में लगाई हुई हैं को ये विकल्प होगा कि या तो वो उपधारा 2 के प्रावधानों की अनुपालना करे या इनपुट पूंजीगत माल तथा इनपुट सेवाओं के पात्र इनपुट कर जमा का 50% प्रत्येक माह में जिसमें ये संबंधित है प्राप्त करे तथा शेष जमा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परंतु शर्त यह है कि एक बार विकल्प का उपयोग कर लिया जाए तो वित्तीय वर्ष के शेष भाग में विकल्प को वापस नहीं लिया जा सकेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों को समझने के लिए। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त 50% का प्रतिबंध एवं पूंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यक्तियों को जिनका सही स्थायी खाता संख्या है की गई पूर्तियों से संबंधित कर पर लागू नहीं होगा, चाहे धारा 16(1) अथवा धारा 18(1) में कुछ भी उल्लेख क्यों न हो। निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर जमा उपलब्ध नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर गाड़ियाँ। ऐसी मोटर गाड़ियाँ जिनके अनुमोदित बैठने की क्षमता चालक समेत 13 व्यक्तियों से अधिक न हो, परंतु यदि इसका उपयोग निम्नलिखित कर योग्य आपूर्तियों के लिए करने में किया जाए तो इनपुट कर जमा उपलब्ध हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या दिया गया है हमको, इसके अंतर्गत जो बताया गया है हमको अधिनियम के अंतर्गत ऐसी मोटर गाड़ियों के आगे पूर्ति करना, यात्रियों को ले जाने के लिए, ऐसी मोटर गाड़ियों को चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए, ये 3 जो पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको मैं एक बार फिर दोहराऊंगा। ऐसी मोटर गाड़ियाँ को आगे पूर्ति करना या यात्रियों को ले जाने के लिए या ऐसी मोटर गाड़ियों को चलाने का प्रशिक्षण देने के कारण ऐसी चीज़ों पर उपलब्ध हो सकेगा। दूसरा जो बहुत ही अहम है वो इस प्रकार का है कि जलयान या वायुयान के संबंध में, परंतु यदि इसका निम्न प्रकार में किया जाए कि इनपुट कर जमा उपलब्ध हो जाएगी, इसके निम्नलिखित कर योग्य आपूर्तियों करने में, जैसे कि एक जलयान या वायुयान के आगे पूर्ति करना, यात्रियों को ले जाने के लिए, ऐसे जलयान या संचालन का प्रशिक्षण देना और ट्रेनिंग पर्पसेस, ऐसे वायुयान को उड़ाने का प्रशिक्षण देना ट्रेनिंग पर्पसेस, माल के परिवहन के लिए प्रयोग। ये ABCD पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर इनपुट कर जमा उपलब्ध हो जाएगी। परंतु
इसमें एक बात है कि निम्न दशाओं में इन सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा उपलब्ध हो सकती है यदि उपयुक्त मोटर गाड़ियाँ, जलयान या वायुयान इन्हीं वाक्यों में निर्देशित उद्देश्य के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जो प्रयोग करने योग्य बताए गए हैं बातें, अगर वो इसमें ली जाती है तभी उनमें इनपुट टैक्स का जो वापसी का है वो हम ले सकते हैं जीएसटी के अंतर्गत। इसके अलावा माल एवं सेवाओं अथवा दोनों में निम्नलिखित आपूर्ति के संदर्भ में भी इसमें उल्लेख किया गया है इस धारा के अंतर्गत, जैसे भोजन एवं पेय पदार्थ, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासन एवं प्लास्टिक सर्जरी में उल्लेख मोटर गाड़ियों, जलयानी वाहनों को पट्टे पर देना या किराए पर देना, परंतु उन वाक्यों में निर्देशित उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई परिस्थितियों को छोड़कर जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध है। एक क्लब की सदस्यता स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र के संबंध में इनपुट कर जमा कभी भी उपलब्ध नहीं होगी, ये भी याद रखने वाली बात है। और कर्मचारियों को छुट्टियों में गृह यात्रा रियायत व आवश्यक अवकाश यात्रा रियायत संबंधी लाभ आदि के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अगर हम स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो इस अध्ययन या के उद्देश्यों के लिए प्लांट एंड मशीनरी के आशय उपकरण, साज सज्जा मशीनरी से है जो नींव से ज़मीन से जुड़ी हुई है तथा जिसका उपयोग माल एवं सेवाओं या दोनों के जावक आपूर्ति के निर्माण में किया जा सकता है, परंतु इसमें निम्न शामिल नहीं है। वो क्या 3 चीज़ें हैं? भूमि, भवन एवं ऐसा कि कोई अन्य ढांचा, दूर संचार टावर एवं तीसरा कारखाना परिसर के बाहर डाली गई पाइपलाइन। तो इस तरह से आज इस लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों को हमने धारा 17 जमा एवं अवरोध जमाओं का विभाजन के बारे में बातें और शर्तें का विवरण किया है और स्पष्टीकरण के तौर पर भी कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। विद्यार्थियों, अगर इस सब यूनिट चैप्टर में जो जीएसटी के इनपुट टैक्स कर जमा का एक भाग है, कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9351329052 या akraina.hb@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।